9 सितंबर 1980 की अंधेरी रात एक सुपर साइज कार्गो शिप पैसिफिक ओशन में लहरों से लड़ रही थी। टाइटैनिक से भी बड़ी और 16 फ्लोर ऊंची इस शिप को अगर एक स्टील का किला भी कहा जाए तो गलत नहीं होगा, लेकिन सिर्फ चंद घंटों के बाद इसका कोई नामो निशान भी नहीं रहा। ना ही कोई रेडियो सिग्नल आया और ना ही समंदर में कोई तैरता हुआ मलबा मिला। लाखों टन वजनी ये शिप बिना किसी निशान के आखिर कैसे गायब हो गई? अथॉरिटीज की तरफ से 20 सालों तक दुनिया को सिर्फ एक बात ही बताई गई कि बस वो शिप डूब गई। लेकिन जब क्रू में मौजूद एक शख्स के बाप ने सच्चाई का पता लगाना शुरू किया तो जो कुछ समुद्र के नीचे छुपा था उसने सबकी आंखें खोलकर रख दी। दोस्तों, 9 सितंबर 1980 की शाम पैसिफिक ओशन की गहरी लहरों को चीरता हुआ एक बहुत ही बड़ा कार्गो शिप एमवी डर्बिशर जापान की तरफ रवाना था। लेकिन उसी वक्त ईस्ट की तरफ से एक और मेहमान उसकी तरफ बढ़ रहा था। एक ऐसा तूफान जो हर घंटे के साथ और भी ज्यादा खतरनाक होता जा रहा था। एमवी डर्बिशर पिछले 8 हफ्तों से मुसलसल समुद्र में सफर कर रही थी। कनाडा की आयरन माइन से 1,50,000 टन लोहा उठाने के बाद पैसिफिक ओशन को पार किया, अफ्रीका के सदरन से गुजरी और अब इंडियन ओशन की लहरों को चीरते हुए मंजिल के करीब थी। इस शिप पे 42 तजर्बाकार लोग, जिनमें इंजीनियर्स, हेल्पर और एक्सपर्ट्स शामिल थे, जो कि अपने सफर के आखिरी चंद घंटे गिन रहे थे। लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। शिप के कैप्टन जेफरी अंडरहिल, जिनको 20 साल का एक्सपीरियंस था, वो इस मिशन के जिम्मेदार थे। उनकी बीवी भी इंग्लैंड से जापान पहुंच चुकी थी, लेकिन उनका मिलना सिर्फ एक ख्वाब बनकर रह जाएगा। कई दिनों से कैप्टन जेफरी वेदर रिपोर्ट्स पर भरोसा कर रहे थे। वो अपने करियर में ऐसे बहुत तूफान देख चुके थे और उन्हें पूरी तरह से यकीन था कि डर्बिशर टाइफून को फेस कर सकती है। इस मुकाम पर सेफ हार्बर भी काफी दूर था, लिहाजा तूफान से लड़ना ही आखिरी हल था। कैप्टन ने अपने शिप की स्पीड कम की और उसकी डायरेक्शन लहरों की तरफ घुमा दी। तूफान के दरमियान अक्सर तौर पर शिप्स ऐसा ही करती हैं ताकि स्टेबिलिटी बरकरार रहे। साथ ही कैप्टन ने एक इमरजेंसी मैसेज भी सेंड किया जिसमें उन्होंने हालात के बारे में आगाह किया और शिप की मौजूदा लोकेशन भी भेज दी। तूफान का गुस्सा भी बढ़ता जा रहा था। लहरें जो कि 10 मीटर से भी ज्यादा ऊंची हो चुकी थी और कहीं पर तो डर्बिशर की लंबाई के बराबर तक जा पहुंची थी। 1000 फीट की लंबाई के साथ डर्बिशर टाइटैनिक से भी बड़ी थी और चौड़ी थी और इसकी ऊंचाई एक 16 स्टोरी बिल्डिंग जितनी। ये कोई आम शिप नहीं बल्कि स्टेट ऑफ द आर्ट स्टील का किला था और इसको बनाया ही दुनिया के सबसे खौफनाक समंदर से टकराने के लिए था और इसीलिए कैप्टन के लिए टाइफून ऑर्किड मामूल का एक हिस्सा लग रहा था। लेकिन समुद्र की अंधेरी गहराइयों में कुछ ऐसा होने जा रहा था जो किसी ने कभी सोचा भी नहीं था। उसी रात 2 और बहरी जहाज टाइफून ऑर्किड का मुकाबला कर रहे थे, लेकिन अगली सुबह वो दोनों जहाज तो ठीक ठाक पोर्ट पर पहुंच गए, लेकिन एमवी डर्बिशर का कोई भी अता पता नहीं चल सका। ये स्टील का किला अचानक कहीं गायब हो गया बिना किसी निशान के। आने वाले 20 सालों तक दुनिया को ये समझ ही नहीं आया कि आखिर उस रात हुआ क्या था। 9 सितंबर 1980 की शाम एमवी डर्बिशर ने आखिरी बार रेडियो मैसेज किया था। उसके बाद ना कोई डिस्ट्रेस कॉल और ना ही कोई फाइनल मैसेज और फिर अगले 6 दिनों के लिए खामोशी का माहौल। शिप के ओनर्स ने भी उसे मिसिंग रिपोर्ट नहीं किया। शायद उन्हें यकीन था कि बस रेडियो कांटेक्ट टूट गया है और डर्बिशर फिर से कहीं समंदर के किनारे नजर आ जाएगी। लेकिन दिन गुजरते गए, डर्बिशर की कोई खबर नहीं आई। 15 सितंबर को पहली बार डर्बिशर की गुमशुदगी की फिक्र महसूस की गई। एक इंटरनेशनल सर्च मिशन लॉन्च किया गया। हेलीकॉप्टर्स, हवाई जहाज, नेवल शिप्स समुद्र की छाती पर डर्बिशर के आखिरी कोऑर्डिनेट्स को छान मारते हैं, लेकिन इतने बड़े बहरी जहाज का एक भी टुकड़ा समुद्र में तैरता हुआ नहीं मिला। 6 दिनों के बाद ये सर्च ऑपरेशन बंद कर दिया जाता है। अथॉरिटीज ने ये कहकर रफा दफा कर दिया कि समंदर ने उस शिप को निगल लिया और ये नतीजा बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के निकाल लिया गया। जिस तेजी से सर्च ऑपरेशन और इन्वेस्टिगेशन खत्म हुई, उतनी ही तेजी से न्यूज कवरेज भी। एमवी डर्बिशर के क्रू मेंबर की फैमिलीज ने कई रिक्वेस्ट भेजी, लेकिन उन्हें यही बताया गया कि इन्वेस्टिगेशन करने जैसा कुछ है ही नहीं। मरने वाले क्रू मेंबर्स के खानदानों को ये बात हजम नहीं हुई। उनको ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई बात जानबूझकर छुपाई जा रही हो। एमवी डर्बिशर स्टील का आलमगीर जायंट ब्रिटेन के मशहूर स्वान हंटर्स यार्ड में सिर्फ 4 साल पहले बनाया गया था। ये एक ऐसी शिप थी जो कि 1.5 लाख टन से भी ज्यादा वजनी सामान लेकर जा सकता था, जो कि 20 साल पहले तक की शिप से 4 गुना ज्यादा लोड उठा सकती थी। लेकिन इस बार बात सिर्फ डिजाइन की ही नहीं थी, डिजाइन भी नया था और डर्बिशर एक OBO कैरियर थी। ये नए जमाने की एक ऐसी शिप थी जो कि एक तरफ ऑयल जबकि दूसरी साइड पर आयरन ओर भरकर ले जा सकती थी। इसका सबसे बड़ा फायदा शिपिंग कॉस्ट को कम करना था।
और इसी वजह से ये कभी भी खाली लौट कर नहीं जाती थी। अगर एक जगह ऑयल छोड़ा तो वापस आयरन ओर लेकर जाती थी, यानी ये शिप हमेशा चलती रहेगी और कंपनी को फायदा देती रहेगी। ट्रेडिशनल शिप के मुकाबले में एमवी डर्बिशर 30% तक ज्यादा रेवेन्यू बना सकती थी। इसका शुमार ब्रिज क्लास शिप्स में होता था और उस वक्त सिर्फ ऐसी 6 ही शिप्स दुनिया में मौजूद थी। इसे ब्रिटिश के स्वान हंटर्स यार्ड ने बनाया था। उस वक्त इस कंपनी को काफी चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि इनका मुकाबला था जापान और कोरियन शिपयार्ड से, जो कि वही शिप्स ज्यादा सस्ती और ज्यादा जल्दी बना रहे थे। स्वान हंटर, जो कि शिप बिल्ड इंडस्ट्रियल का सबसे बड़ा खिलाड़ी हुआ करता था, वो अब जापान और कोरियन कंपनीज की वजह से काफी दबाव का शिकार था। उन्होंने कॉस्ट कटिंग करना शुरू की और शायद यहीं पर छुपा था एमवी डर्बिशर के डूबने का राज। इस हादसे के बाद कई घरों में अंधेरा छा गया, लेकिन एक घर ऐसा था जिसके लिए ये नुकसान नहीं बल्कि एक मिशन बन गया था। पीटर रिडयार्ड अपने जवान बेटे को डर्बिशर में खो चुका था, लेकिन पीटर सिर्फ एक बाप नहीं बल्कि एक एक्सपीरियंस्ड शिप सर्वेयर था, जिसने अपनी पूरी जिंदगी समुद्र और शिप्स का तज्जिया करने में गुजारी थी। पीटर खुद मैदान में उतरा तो उसने हैरान कर देने वाली हकीकत से पर्दाफाश कर दिया। 1982 में डर्बिशर के गायब होने के सिर्फ 18 महीनों के बाद टाइन ब्रिज नामी एक और ब्रिज क्लास शिप नॉर्थ सी के तूफानों से लड़ रही थी और अचानक सुपर स्टील स्ट्रक्चर के आगे स्टील में दरार पड़ने लगी। कैप्टन ने फौरन वैक्यूएशन का हुक्म दिया और क्रू को एयर लिफ्ट करके बचा लिया गया। इस हादसे में शिप को बचा लेना किसी मौजज़े जैसा ही था, क्योंकि कुदरत भी इस बार सच्चाई दिखाना चाहती थी। जब पीटर ने उस शिप का ठीक से मुआयना किया तो पता चला कि शिप के फ्रंट साइड के एक हिस्से पर क्रैक्स पड़ चुके थे। मजीद कुछ डॉक्यूमेंट्स पढ़ने के बाद उन्हें मालूम पड़ा कि सिर्फ यही नहीं बल्कि हर ब्रिज क्लास शिप में ये क्रैक्स पड़ना शुरू हो चुके हैं और ये क्रैक्स सिर्फ एक ही जगह पर पड़ रहे हैं और फिर यही शिप्स चुपके से रिपेयरिंग के लिए पोर्ट्स पर बुलाई जा रही थी। सिर्फ यही नहीं बल्कि पीटर ने एक और हैरत अंगेज चीज ढूंढ निकाली। ये शिप्स ओरिजिनल डिजाइन प्लान के मुताबिक नहीं बनाई गई थी। कुछ हिस्से ऐसे थे जिन्हें जल्दबाजी की वजह से डिजाइन से हटकर बनाया गया था। पीटर के हाथ अब एक ऐसा सबूत लग चुका था जो कि एमवी डर्बिशर की इन्वेस्टिगेशन को दोबारा से शुरू कर सके। पीटर ने ये सारे सबूत इकट्ठा किए और डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को भेज दिए, लेकिन उन्होंने कोई भी एक्शन न लेते हुए सिर्फ इतना कहा कि डर्बिशर के डूबने की प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन अब हो चुकी है और नई इंक्वायरी का अब कोई भी प्लान नहीं है। अथॉरिटीज ने अपने कान बंद कर लिए, लेकिन मरने वालों की फैमिलीज ने अपनी आवाज ऊंची कर ली। 1984 में उन्होंने डर्बिशर फैमिली एसोसिएशन बना ली। मकसद सिर्फ एक कि सच से पर्दा उठाकर रहेंगे। नवंबर 1986 में एक और ब्रिज क्लास शिप जिसका नाम कोलून ब्रिज था, आयरलैंड कोस्ट के पास समुद्र के बीच ही क्रैक्स पड़ने से ग्राउंड हो गई। अटलांटिक ओशन के रफ समुद्र से गुजरते वक्त उसका हल, जो कि पहले से ही कमजोर हो चुका था, समुद्र के झटकों का सामना नहीं कर सका। कोलून ब्रिज 6 ब्रिज क्लास में से आखिरी शिप थी जिसमें वो खास रिपेयर वर्क नहीं हुआ था जो पीटर ने दूसरी शिप्स पर ढूंढा था। लेकिन अब की बार ब्रिटिश गवर्नमेंट चुप नहीं बैठी और एक बार दोबारा से इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करने का फैसला किया। पीटर और दूसरी फैमिलीज को उम्मीद की एक किरण दिखाई दी। अगले 6 महीनों तक मुख्तलिफ एक्सपर्ट्स ने अपनी अपनी राय दी। किसी ने डिजाइन पे इल्जाम लगाया तो किसी ने समुद्र पर, लेकिन इस तमाम इन्वेस्टिगेशन में पीटर के एविडेंस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। उसके सबूत, जो कि डायरेक्टली स्ट्रक्चर फेलियर की तरफ इशारा करते थे, उनको बड़ी चालाकी से दबा दिया गया। इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में ये बताया गया कि एमवी डर्बिशर और बाकी की ब्रिज क्लास शिप्स में कोई भी स्ट्रक्चर फेलियर के सबूत नहीं मिले। बस एक और शिप थी जो समुद्र की लहरों का शिकार बन गई। फैमिलीज जो कि पिछले कई सालों से ये लड़ाई लड़ रही थी, उनके लिए ये रिपोर्ट किसी तमाचे से कम नहीं थी। दूसरी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के बाद फैमिलीज का हौसला टूट रहा था। उनका यही मानना था कि डर्बिशर के डूबने का राज समुद्र में नहीं बल्कि सिस्टम में है, लेकिन उन फैमिलीज ने कभी हिम्मत नहीं हारी। 1994 में इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट वर्कर फेडरेशन के साथ मिलकर एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई। सबने मिलकर इस मिशन का खर्चा बर्दाश्त किया और एमवी डर्बिशर को समुद्र में तलाश करने का प्लान बनाया गया। हैरत अंगेज तौर पर सिर्फ 23 घंटों के अंदर अंदर सतह समुद्र से 4 किलोमीटर नीचे डर्बिशर को वन पीस में ढूंढ लिया गया। ये वाकई में एक बहुत बड़ी कामयाबी थी, लेकिन इस पहेली को सुलझाने के लिए समुद्र के अंदर शिप के एक एक हिस्से की तस्वीर ली गई और अगले 6 सालों तक इन्वेस्टिगेशन चलती रही। 6 साल
सालों के बाद इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट में सारी हकीकत खुलकर सामने आ गई। मालूम पड़ा कि शिप के सबसे आगे एक स्टोर बना होता है जिसे बोसन स्टोर कहते हैं। इस स्टोर में डेक मेंटेनेंस का सारा सामान रखा होता है, जैसे रस्सियां, टूल्स, चेन्स वगैरह। उस रात जब एमवी डर्बिशियर समंदर की लहरों से जुड़ रही थी तो बोसन स्टोर का दरवाजा, जो कि ओरिजिनल डिजाइन की तरह नहीं बनाया गया था, अचानक टूट गया और उसमें पानी भरने लगा। हजारों गैलन पानी बोसन स्टोर में भरने की वजह से शिप का अगला हिस्सा मजीद भारी हो गया और वो समंदर के अंदर जाने लगा। अब लहरें और ज्यादा हाइट से टकरा रही थी, जिसकी वजह से वेंटिलेटर टूटे और पानी मशीनरी रूम के अंदर चला गया। डर्बिशियर का सिरा और झुक गया और फिर एक बड़ी लहर ने टेनिस कोर्ट जितने बड़े कंटेनर को, जहाँ पे आयरन ओर रखा गया था, उसका हैज कवर भी टूट गया। अब पहले एक कंटेनर में पानी भरा, जिससे शिप का अगला हिस्सा नीचे गया और देखते ही देखते एक एक करके सारे कंटेनर पानी के अंदर चले गए। और फिर डर्बिशियर, जो कि ब्रिटेन की सबसे बड़ी शिप थी, देखते ही देखते समुद्र के अंधेरों में डूब गई। जब इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट को शाया किया गया तो मालूम पड़ा कि जिस कंपनी ने ये तमाम ब्रिज क्लास शिप बनाई थी, उन सब में बोसन स्टोर के पास क्रैक्स थे और सभी के हैज कवर नाजुक थे, जो कि स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं बनाए गए थे। शुरुआत में तो फैमिलीज का ये ख्याल था कि डर्बिशियर में कोई स्ट्रक्चरल फेलियर था, लेकिन इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि कोई मेजर फॉल्ट नहीं, बल्कि छोटी छोटी कोताहियों की वजह से एक महान स्टील का किला डूब गया। 1970s के दौरान हर साल कई शिप टूट जाती थी। अथॉरिटीज के लिए ये एक नॉर्मल बात और नंबर गेम रह गया था, लेकिन डर्बिशियर की फैमिलीज ने अपने दम पर इन्वेस्टिगेशन करके शिपिंग इंडस्ट्री को एक्सपोज कर दिया। उसके बाद नए शिप्स डिजाइन आए, रूल्स और भी ज्यादा सख्त हुए और सेफ्टी इंस्पेक्शन पर ध्यान दिया जाने लगा। उन फैमिलीज ने सिर्फ एक जहाज ही नहीं ढूंढा, बल्कि पूरी इंडस्ट्री को बदलने पर मजबूर कर दिया। आज भी शिपिंग इंडस्ट्री के रूल्स कुछ ऐसे हैं जिन्हें एमवी डर्बिशियर की वजह से बनाया गया था, जो कि आज भी सतह समंदर से 4 किलोमीटर नीचे खामोशी से पड़ी है। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो इंटरेस्टिंग लगी होगी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। गुड बाय।